साल के अंत में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री बीते 2 महीने में तीसरी बार बिहार के दौरे पर हैं, तो वहीं नजरें इंडिया गठबंधन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां पर सीटों के बंटवारे की जो बातचीत है वो पहले चरण में है तमाम घटक दलों के बीच। और इसी पर बात करने के लिए और किन मुद्दों पर इस बार इंडिया गठबंधन दांव लगाएगी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार के खिलाफ, मेरे साथ दीपांकर भट्टाचार्य हैं, सीपीआई-एमएल के महासचिव। सबसे पहले वोट सीटों के बंटवारे को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि सबकी दिलचस्पी है कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। आपकी बात शुरू हो चुकी है, इतना ही मैं कह सकता हूँ। फिलहाल एक समन्वय समिति बनी है, कई उप समितियाँ बनी हैं, और समन्वय समिति की जो पिछली बैठक हुई थी मेरे ख्याल से 12 तारीख को पटना में, वहीं तय हो गया कि सभी पार्टियाँ वो अपनी अपनी सूची जमा कर दें, और उस पर बात शुरू हो चुकी है। तो बातें पार्टी टू पार्टी भी, बायलैटरल बातें भी हो रही है, फिर एक समय आकर के हो सकता है सामूहिक ढंग से भी और बात हो। तो मेरे ख्याल से अभी बात इस बार पिछले चुनाव से अगर मैं तुलना करूं तो इस बार थोड़ा ज़्यादा व्यवस्थित और थोड़ा ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेटेड तरीके से बातें हो रही है। ठीक है, समय रहते बातचीत शुरू हो गई, आप खुद कह रहे हैं व्यवस्थित है, लेकिन क्या इस बार चुनौती भी ज़्यादा है? क्योंकि अगर हम पिछली बार के स्ट्राइक रेट को देखें तो इंडिया गठबंधन में आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट के लिहाज से आप सबसे बड़ी और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली पार्टी हैं। लोग मान रहे हैं और कि सीपीआई-एमएल को इस बार ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तो आप इस बार कितनी सीटें लड़ने जा रहे हैं वो स्पष्ट कर दी। नहीं, हमने तो कहा ही है, बिहार में पब्लिकली हमने कहा है कि करीब 40-45 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है, ज़मीनी तैयारी। शेष तो बात होगी, बातचीत से जो तय होगा, और हमें अलग से कोई अपने प्रदर्शन के बारे में नहीं सोचना है। पिछली बार से आप जैसे आपने कहा, पिछली बार हम लोग कुछ सीटों के चलते पीछे रह गए, कुछ कई हज़ार वोट के चलते पीछे रह गए। तो इस बार ऐसी कोई चूक ना हो, और इस बार तो पूरे बिहार नहीं, पूरे देश की नज़र इस चुनाव में, इस पूरे साल में एक ही चुनाव है, पूरे देश की नज़र बिहार पर है। और बिहार में भी 20 साल से नीतीश जी सत्ता में है। नीतीश जी को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लोग पूरी तरह से उबे हुए हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस बार तो निर्णायक बदलाव होना ही चाहिए बिहार में। तो ये चुनाव वो बदलाव की जो लोगों की आकांक्षा है, हमने नारा भी दिया, बदलो सरकार बदलो बिहार, हमारी यात्राएँ चल रही है पूरे बिहार में, वो बिल्कुल सफल हो जाए और एक निर्णायक बहुमत इंडिया गठबंधन को मिले। हमारी पूरे जोर इसी पर है। अगर आप कह रहे 40-45 का आप मांग कर रहे हैं, उतनी नहीं थोड़ी कम भी, लेकिन पिछली बार से अगर आपको ज़्यादा सीटें मिली, सैक्रिफाइस कौन, आरजेडी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, या दोनों बड़ी पार्टियां कर रही हैं? नहीं, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर दोनों बड़ी पार्टी को ही सोचना चाहिए। कांग्रेस के बारे में तो आमतौर पर ही चर्चा थी कि बहुत ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, 70 सीट पर लड़के 19 सीट, और राष्ट्रीय जनता दल भी मेरे ख्याल से 140 से ज़्यादा सीटें थी। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी सीटों पर सभी पार्टियों के लिए लड़ना। तो इस पर तो बात होगी, इस पर तो अभी कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। हमें लगता है कि जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, जाहिर सी बात है, अगर बाकी पार्टियों को, कुछ नई पार्टियां भी हैं इस बार, जैसे वीआईपी पिछले बार नहीं थी, तो उन पार्टियों को भी एकोमोडेट करना है। तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियों को एक तरीके से गिव एंड टेक की प्रक्रिया से जाना होगा, तो बात होगी इस पर। मिनिमम आप लोगों ने क्या सोच कर रखा है? मांग आप 45 की कर रहे हैं, लेकिन न्यूनतम सीट पर हम बहुत उतना सोच नहीं रहे हैं। हमने इसलिए कहा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तय होते होते हो सकता है और समय लगे, तो तय होने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, ये तो पूरे बिहार के साथ नाइंसाफ़ी होगी, अन्याय होगा। इसीलिए बिल्कुल बता सकते हैं कितने दिनों में ये नहीं, हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं अभी जुलाई के अंदर तो निश्चित तौर पर, मोटे तौर पर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सितंबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, तो जुलाई अगस्त ज़्यादा से ज़्यादा। बात लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे की करें, आरजेडी स्टाफ कर रही है, लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी है, लेकिन कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो बार बार जो है इसको एक पेंच फंसा देते हैं, स्पष्ट नहीं करते। क्या गठबंधन में कोई कंफ्यूजन? पेंच का मामला नहीं है मेरे ख्याल से, एक तरीके से प्राथमिकता क्रम की बात है कि अभी जिस फेज़ में हम लोग हैं, तो वहाँ अभी सीटों के आवंटन को लेकर भी बातें हो रही है। तो सबका ध्यान इस पर होना चाहिए कि बिहार में निर्णायक बहुमत हमें मिले। पिछली बार भी तेजस्वी ही थे, 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो आरजेडी सबसे बड़ा दल है, इसलिए मेरे ख्याल से ये कोई सवाल ही नहीं है बिहार के लिए। तेजस्वी का नाम औपचारिक तौर पर घोषित अगर न भी हो, ये बिल्कुल बिहार के लिए उतना ही तय लोग मान रहे हैं जितना नीतीश जी का नाम अगर घोषित भी हो जाए, वो कर रहे हैं लोग कि
25 से 30 फिर से नीतीश। सबको पता है कि आज ही नीतीश जी सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। तो जो लोग भी नीतीश जी को आगे रख करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वो दरअसल बिहार के लोगों को धोखे में रखना चाहते हैं। तो इसीलिए उधर अगर नाम की घोषणा हो जाए वो भी, और इधर अगर नाम की घोषणा ना भी हो, तब भी हमें लगता है कि चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। लेकिन जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि लोग मानकर चल रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा तेजस्वी है, तो फिर औपचारिक ऐलान में क्या परेशानी है गठबंधन को? कोई परेशानी की बात ही नहीं है, समय की बात है। जब समय आएगा तो घोषणा समय आएगा तो तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार। हमें बिल्कुल, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई और बात है। और क्या इस बार अगर गठबंधन को बहुमत मिला, विपक्षी गठबंधन को, सीपीआई-एमएल क्या इस बार सरकार में शामिल होगी? क्योंकि पिछली बार आप लोगों का स्टैंड साफ था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। क्या इस बार उसमें कुछ बदलाव? नहीं, हमारा ऐसी कोई बुनियादी पॉलिसी नहीं है कि किसी भी स्थिति में हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। समय समय की बात है। पिछली बार उस समय जैसे सरकार बनी, और बाद में तो जो लोग हमसे कह रहे थे कि आप लोगों को सरकार में जाना चाहिए, जब नीतीश जी भाग के चले गए तो उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने बड़ा सही फैसला किया था। तो हमें लगता है कि सरकार में जाना किस लिए? कुछ काम करने के लिए। तो हमें तो काम करना है जनता के लिए, बिहार के लिए। वो काम हम बढ़िया से कैसे कर सकते हैं? सरकार में अंदर जा कर के कर सकते हैं, या बाहर से जो जन आंदोलन का एक तरीके से आकांक्षा है सरकार से, या कोई भी नीति, अब बिहार के या पूरे देश में ही नीतियाँ अच्छी अच्छी बन जाती हैं, लेकिन नीति तभी लागू हो पाती है जब ज़मीन पर उन नीतियों को लेकर के एक जन गोलबंदी रहती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है जनता की गोलबंदी, वो आंदोलन, ताकि नीतियाँ बने और नीतियाँ लागू भी हो। तो हम इन दोनों मोर्चे पर काम करेंगे। अब वो समय तय करेगा कि भाई हमको कैसे काम करना है, अंदर रह करके करना है या बाहर से समर्थन देंगे। लेकिन इस बार आप ओपन है, ये खुला हुआ है? नहीं, बिल्कुल, हम हमेशा ओपन रहे हैं। समय समय की बात है। हम अगर बहुत छोटी कोई पार्टी हो तो उसमें बिल्कुल आपको सरकार में जा करके आप क्या करेंगे, लेकिन अगर संख्या कुछ बढ़े तो निश्चित तौर पर कोई जिम्मेदारी से भागने वाली बात तो है नहीं। और क्या लग रहा है सर, इस बार कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष के लिए अहम है चुनाव में? क्योंकि अगर हम जिनसे मुकाबला आपका बीजेपी जेडीयू अलायंस, तो जो हम देख रहे हैं खबरों में कि जाति जनगणना का बड़ा ऐलान सरकार ने किया है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक देश में एक माहौल है, और इन मुद्दों को लेकर के, इसके अलावा नीतीश कुमार का एक जो सुशासन का एक चेहरा जो है, इसको लेकर के ये गठबंधन चुनाव में जाने वाला है। आप लोगों के पास क्या है सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड? जो नीतीश जी ने इतने 20 साल से जो कहा है, विकास, न्याय के साथ विकास और सुशासन, और बिल्कुल चीज़ें उसकी उल्टी है। आज बिहार में इतना ज़्यादा अपराधियों का बोलबाला है, एक तरीके से अराजकता और अपराध का बोलबाला है बिहार में, और वहाँ सुशासन लोगों को लगता है कि मजाक है, भद्दा मजाक है बिहार के लोगों के साथ। विकास, अभी सरकार के सर्वे में जब पता चलता है कि करीब 1 करोड़ परिवार 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा है, और वहाँ विकास की बात अभी भी मोदी जी जो बात कर रहे हैं विकास के लिए, घोषणा क्या कर रहे हैं कि बिहार में हम और हवाई अड्डे बनाएंगे। पूर्णिया का हवाई अड्डा कब से घोषणा हो रखी है, आज तक नहीं बना। आप घोषणा कर देंगे चुनाव से पहले, और पूरे देश में इस समय चर्चा है कि भाई हवाई अड्डे तो आप बनाते जा रहे हैं, आपके पास लोग नहीं है, स्टाफ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, तो आप करना क्या चाहते हैं? सिर्फ प्रचार के लिए? तो अभी बातें हो रही है कि पटना में हम इतने 5 सितारा होटल बनाएंगे। क्या ये पटना के लिए, बिहार के लिए प्राथमिकता है कि रोज़गार सबसे बड़ा सवाल है? तो हमें लगता है सवाल देखिए बिल्कुल तय है, बिहार में रोज़गार का सवाल है। बिहार जैसे प्रदेश में हम लाख कोशिश करें तो बिहार में तो खदान आने वाले नहीं हैं। जो झारखंड में चला गया वो तो लौट के नहीं आएगा। तो बिहार के लिए शिक्षा चाहिए, और वो शिक्षा अगर हम प्राइवेट पर छोड़ देंगे, नई शिक्षा नीति और महंगी शिक्षा होगी, तो बिहार के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, गरीब घर के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो सरकार जिम्मेदारी ले शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और लोगों के लिए बुनियादी जो सुविधाएं हैं। नीतीश जी ने, मोदी जी ने, दोनों ने कहा था कि 22 तक सबके लिए पक्का मकान में सबके लिए नल में जल, घर में बिजली, वो सब कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमें लगता है मुद्दे तय है बिहार में। जनता ये चाहती है कि इस बार का चुनाव मुद्दों पर है, या बिहार चूंकि जाति चुनाव अंत में जाति पर जाता है, तो इस बार भी जो मोदी जी की सोच थी, उन्होंने तो ट्राई करके देख लिया। आप बताइए, पहलगाम के बाद भागे भागे मधुबनी आए, कश्मीर नहीं गए, दिल्ली की मीटिंग में नहीं रहे, तो उनको लगा था कि भाई हो जाएगा, पहलगाम से ही हम चुनाव लड़ लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर की बात करके हम चुनाव जीत लेंगे। लेकिन इस बार उल्टा पड़ गया। इस बार लोग सवाल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो आपने किया, बंद क्यों किया उसको, फिर आपने हासिल क्या किया, पहलगाम में कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी? तो इसीलिए सवालों के कटघरे में हैं, और इसीलिए उससे बचने के लिए इन्होंने अचानक, जो कल तक कह रहे थे कि जो करे जात की बात कसकर उसको मारो लात, वो पार्टी अगर अभी चुनाव से पहले
जनगणना की बात करें जाति आधारित, तो निश्चित तौर पर लोगों को लग रहा है कि ये बिहार और उस पूरे आंदोलन की जीत है, जो लोग कह रहे थे कि इसके बगैर हिंदुस्तान आगे बढ़ नहीं सकता। तो जाति आधारित गिनती होगी, ये अपने आप में अब नई कोई बात नहीं है। आप कह रही है जाति जनगणना का ऐलान बिहार में नहीं चलेगा? नहीं, उसका अलग से क्या होगा, वो तो तब से हम लोग लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं। जो मोदी जी ने इनकार कर दिया तब तो जाकर के बिहार में सर्वे हुआ, तो बिहार में बात आगे बढ़ चुकी। वो क्रेडिट भी तो नीतीश जी को ही जाएगा। क्रेडिट कुछ नहीं जाएगा, बात तो आगे बढ़ चुकी है, गिनती तो हो गई है, सबको पता है कि क्या है। तो बात जो आगे बढ़ी कि भाई 65% आरक्षण ये लागू कैसे होगा। नीतीश जी हो, मोदी जी हो, उनकी जिम्मेदारी ये थी कि आरक्षण को संविधान के 9th शेड्यूल में डालते, आरक्षण को लेकर के कोई जुडिशियल उसमें दखल नहीं होता और लोगों को 65% की गारंटी बिहार के लोगों को वैसे ही मिलती जैसे तमिलनाडु में 69% है। तो बात वहाँ बढ़ चुकी है। बात यहाँ है कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का क्या होगा। सरकारी नौकरियाँ आप ख़त्म कर रहे हैं और आरक्षण की झुंझुना लेकर के हम क्या करेंगे अगर आरक्षण नहीं मिलेगा तो इसीलिए बात आगे बढ़ चुकी है। और हमें लगता है कि वो सिर्फ घोषणा कर देने से कि जाति आधारित हम गणना कराएंगे, ये इट्स टू लिटिल टू लेट, इससे कोई बात बनने वाली नहीं है। इससे आगे की बात करनी होगी, तत्काल करनी होगी कि 50% की सीमा हटेगी, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होगा और बिहार जैसे प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, इस पर सरकार सबसे ज़्यादा आगे आएगी। लेकिन सर आखिरी में 2-3 सवाल, ये जो MY समीकरण है आरजेडी का, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा आप लोगों का गठबंधन है, उसमें बाकी जातियों का वोट भी जुड़े, इसके लिए क्या अलग इस बार आप लोग करने जा रहे हैं? हम देख रहे हैं राहुल गांधी काफ़ी सक्रिय हैं, वो संविधान बचाओ सम्मेलन बिहार में अलग अलग कर रहे हैं। आपकी पार्टी को भी दलितों का एक अच्छा वोट आपका समर्थन हासिल है, लेकिन जब आरजेडी के साथ गठबंधन होता है तो फिर आप लोगों का समीकरण भी कमज़ोर पड़ता है। तो वो इसको फैलाने के लिए, विस्तार करने के लिए क्या खास इस बार? आरजेडी के साथ गठबंधन से हमारा समीकरण कमज़ोर नहीं पड़ता, बल्कि आरजेडी को भी ताकत मिलती है, हमें भी ताकत मिलती है। और ये चुनाव में हम लोगों ने देखा, 20 में भी देखा, 24 में भी देखा। हमें लगता है सभी पार्टियां इसके लिए कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी इन मुद्दों को लेकर के थोड़ा पहले से गंभीर है। आरजेडी ने अभी आपने देखा होगा, मंगनीलाल मंडल जी जो हमारे बहुत पुराने सोशलिस्ट स्टॉलवर्ट हैं बिहार के, उनको उन्होंने राज्य का अध्यक्ष बनाया। और हमने भी, जो हम कह रहे हैं कि भाई माले को ज़्यादा कुछ सीटें मिलनी चाहिए, उसके पीछे प्रमुख वजह यही है कि ज़्यादा जिलों में और डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों को, सामाजिक पृष्ठभूमि हो या डेमोग्राफी की बात हो या जेंडर की बात हो, पिछली बार हम सिर्फ एक महिला कैंडिडेट दे पाए थे, तो महिला कैंडिडेट उतार सके, नौजवानों को मौका दे सके और बिहार के हिसाब से जो एक बड़े दायरे में, चाहे दलित के अंदर की बात करें या बाहर की बात करें थी पिछड़ी जातियों का, और ज़्यादा उम्मीदवार बिहार की विविधता के मुताबिक हम दे सके, ये हम लोगों की कोशिश है। चूँकि आपकी पार्टी का जो छात्र इकाई है वो JNU में काफ़ी एक्टिव है, बैक टू बैक JNU छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं वो आपकी छात्र इकाई से आते हैं। अभी भी जो JNU छात्र संघ के अध्यक्ष है वो भी बिहार से हैं, इसके पहले वाले धनंजय वो भी बिहार से ही आते हैं। क्या हम इस बार छात्र नेताओं को भी ज़्यादा संख्या में, पिछली बार भी आपने संदीप सौरभ नाम के एक छात्र नेता को दिया था, तो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग कोशिश में हैं कि धनंजय बिल्कुल लड़े और विधानसभा के अंदर बिहार के नौजवानों के लिए शिक्षा का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल, तो उसके बहुत और ज़्यादा मुखर प्रवक्ता चाहिए और ज़्यादा लड़ने वाले नौजवानों का एक तरीके से एनर्जी चाहिए बिहार में। वही दीपांकर जी, वो सीट आरजेडी के पास है फिलहाल, आपके पास नहीं, तो क्या ये क्या बातचीत हो जाएगी आसानी से? सीटें देखिए, वैसे कोई फिक्स तो कुछ होती नहीं है। आरजेडी भी किसी गठबंधन में जब हम देख रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि भाई आरजेडी या पूरा गठबंधन मिला करके हमें निर्णायक बहुमत मिले, वो कैसे मिलेगा? मानते हैं बातचीत हो जाएगी, सब कुछ अंत तक सुलझ जाए? बिल्कुल बात होगी। पिछले बार भी देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई आरजेडी वाले बिल्कुल तैयार नहीं होंगे संदीप सौरभ के लिए पालीगंज से, लेकिन तैयार हुए। तो इसीलिए हमें लगता है कि अनुभव तो बताता है कि ऐसा कोई रिजिड मामला नहीं है, तो लोग तैयार होंगे, बात होगी और सबके पास अपने अपने तर्क है, अपने अपने अनुभव है, तो उस पर बात होगी मिल करके। और कुछ सीटों पे बात नहीं बनी, आखिरी में क्या झारखंड मॉडल हम देखेंगे जहां पे आप लोग गठबंधन में तो लड़े, लेकिन एक सीट पे मेरा ख्याल है कि फ्रेंडली फाइट भी देखने को मिला, तो क्या वो हम देख सकते हैं? वो तो बेसिकली JMM नहीं, वो फ्रेंडली का कोई सवाल था नहीं, JMM ने अपना कैंडिडेट दे दिया। बिहार में भी देख सकते हैं कुछ सीटों पर? हमें तो लगता है कि ऐसा ना हो तो बेहतर होगा, ऐसा ना हो, संपूर्ण बहुमत हो, तालमेल हो। और इसीलिए संपूर्ण तालमेल के लिए ही पिछले 2 चुनाव में, 20 में भी हम लोग मान गए थे, 24 में भी हम लोग मान गए थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस दोनों चुनाव में माले ने किया, सबसे ज़्यादा। हमारे जो भी सूची थी, अभी देखिए हमको सिवान जैसे सीट लोकसभा में बिल्कुल मिलना चाहिए था, नहीं मिला। बावजूद इसके लोकसभा का चुनाव, उसके महत्व को देखते हुए, ताकि कहीं कोई इसमें अटपट ना हो, हम लोगों ने कर लिया।
तो इसीलिए हमें लगता है कि इस बार 2 बार तो हम लोगों ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया, इस बार कुछ अन्य पार्टियां भी कुछ सेक्रीफाइस करें और मिल करके एक माहौल बने बिहार। फिलहाल क्या स्थिति है? कुल कितनी सीटों पर अभी ये गठबंधन आपको लगता है कि जीतने की स्थिति में है? क्या कुछ अंदर फीडबैक आप हमसे शेयर? नहीं, हमें तो लगता है कि निर्णायक बहुमत इस बार मिलने वाला है। आप देखिए कि जब जब भी मुख्यमंत्री को लेकर बात हो रही है उसमें एक नंबर पर तेजस्वी का नाम सब लोग ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में एक संक्रमण का दौर है, एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम बन चुका है। सरकार तो आज के डेट में कहिए तो बिहार में कोई सरकार है ही नहीं। अपराधियों का राज चल रहा है, नौकरशाहों का राज चल रहा है, भ्रष्टाचारियों का राज चल रहा है। तो बिहार में ठीक से सरकार बने चले, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो, अपराध के ऊपर नियंत्रण हो, रोक लगे और गरीबों के लिए कुछ काम हो, नौजवानों के लिए कुछ काम हो, रोजगार की बात हो, तो हमें तो लगता है कि बिहार में इस बार निर्णायक बहुमत बिल्कुल मिल जाना चाहिए इंडिया गठबंधन। क्या इसमें प्रशांत किशोर कोई अड़चन है? उनका फैक्टर कैसे आप देखते हैं? वो आप लोगों के लिए चुनौती है? आपको लगता है कि वो जेडीयू और बीजेपी का वोट ज़्यादा काटेंगे? नहीं, अभी तक तो जो दिख रहा है कि वो जो वोट तो काटेंगे, शायद उनको तो उतारा ही जाएगा कि इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इसीलिए ब्रीफ तो उनका बहुत साफ है, वो बीजेपी और जदयू को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान में नहीं आए हैं, खासकर बीजेपी को। जदयू की बात अलग है, लेकिन खासकर चाहे प्रशांत किशोर की बात करें, चाहे आप चिराग पासवान की बात करें, जो भी लोग बातें करें, सारे लोग कहीं ना कहीं उनके पूरे वफादारी बीजेपी के प्रति है। चिराग तो गठबंधन में ही, आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर भी बीजेपी के ही गठबंधन में है। एक तरीके से भाई लोकसभा के चुनाव में आपको याद होगा जिस समय सबको लग रहा था कि बीजेपी की इस बार स्थिति खराब है, उस समय कूद पड़े कि नहीं बहुत अच्छी स्थिति है और 300 से ज़्यादा निर्णायक बहुमत मिलने जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि शायद 240 अगर अंततः बीजेपी को मिला तो हो सकता है उसमें भी 10-15 सीट में परसेप्शन मैनेजमेंट में प्रशांत किशोर की कोई भूमिका रही हो। तो प्रशांत किशोर जी तो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ये साफ है कि जो कुछ भी करते हैं वो बीजेपी को कम से कम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। अब बाकी जो बातें कर रहे हैं उन बातों में बात तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन कोई ठोस कुछ बात नहीं है। कह रहे पलायन रोक देंगे, 15,000 सबको मिल जाए। 15,000 बिहार के नौजवानों को बिहार के अंदर कमाने का मौका मिले, तो अभी तक तो मिला ही नहीं। कैसे मिलेगा? जो 2 लाख की घोषणा नीतीश जी ने की थी और अमल नहीं किया उस पर तो कुछ बोलते करते। तो अभी तक तो हमने नहीं देखा है कि बिहार के किसी भी सवाल को लेकर के कोई आंदोलन का कार्यक्रम उनके पास रहा है। बिहार को लेकर मेरा आखिरी सवाल, क्या AIMIM इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती है? क्या वो दरवाजे खुले हुए हैं या इसकी कोई गुंजाइश? अब मेरे लिए तो अलग से कहना बड़ा मुश्किल है। आप क्या चाहेंगे विपक्ष की एकजुटता? हमें लगता है कि देखिए MIM तो पिछले बार 5 MIM के विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में बिहार की स्थिति को देखते हुए उनमें से शायद 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं और लोकसभा चुनाव में भी MIM की कोई खास स्थिति नहीं थी। तो हमें तो लगता है कि शायद MIM कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। कोई भी पार्टी है, चुनाव चाहे तो निश्चित तौर पर देश में डेमोक्रेसी है, लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, लेकिन मतदाता जो है बिहार के, मैं समझता हूँ कि जागरूक है। और ये जो चुनाव है इतना महत्वपूर्ण चुनाव, तो इसमें वोट बिल्कुल बेसिकली हमें लगता है कि 2 हिस्से में ही वोट रहेगा। MIM कोई फैक्टर नहीं होगा? मेरे ख्याल से ये बाकी तमाम पार्टियाँ, गठबंधन के बाहर की जो पार्टियाँ हैं, बहुत कोई फैक्टर के